क्लास 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, हाउ, वेयर, व्हेन एंड वेयर। तो समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। क्लास 6th में 7th में भी हम पढ़ के आते हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, राइट। हाउ का मतलब कैसे हुआ, व्हेन कब, और वेयर कहाँ। तो यही चीज़ बेसिकली हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। मतलब हम जब भी हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि हिस्ट्री के अंदर ना डेट्स होती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट्स नहीं होती। अब आपने 6th की हिस्ट्री पढ़ी है, 7th की हिस्ट्री पढ़ी है, तो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि उसमें मतलब कुछ ऐसे डेट वाइज कुछ ज़्यादा अच्छे से दे नहीं रखा, ठीक है। लेकिन 8th की काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। 6th में हम एंशिएंट पढ़ते हैं, 7th में हम मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब जब भी हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं हमें लगता है डेट्स होंगी, बहुत सारी बैटल्स उसमें लड़ रखी होंगी, और जिस जिस डेट पे बैटल लड़ रखी है वो हमें याद करनी पड़ती है हिस्ट्री में। या किसी कोई राजा है, उसका राज्याभिषेक हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो हमें ध्यान रखना होता है ना। तो यानी कि हिस्ट्री हम डेट के बराबर समझ लेते हैं। इसलिए लोगों को जो हिस्ट्री है वो बोरिंग लगती है कि भाई हमें इतनी सारी डेट्स जो है वो याद करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स ही होती हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है वो ओवर टाइम चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब 1947 की हिस्ट्री कुछ और थी, अभी अगर हम 2020 देखें तो कोरोना वायरस आया था इसमें, तो अब ये हिस्ट्री बन चुका है हमारे लिए। तो हर साल की यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम की जो हिस्ट्री है वो अलग होती है, ठीक है। So, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around. We take things for granted as if we see has always been the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical, है ना। मतलब आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इनको मतलब नहीं होता हिस्ट्री में, ना ही कोई इंटरेस्ट होता, ना ही उनको कोई मतलब होता कि पहले क्या हुआ था। लेकिन फिर भी मान लो कोई आपसे पूछ ले कि हमारा जो देश है वो कैसे इंडिपेंडेंट हुआ था, कैसे वो आज़ाद हुआ था, कैसे उसमें उसको इंडिपेंडेंस जो है वो मिली थी, तो वो आप हिस्ट्री के अंदर ही तो पढ़ते हो। तो हिस्ट्री जो है आपकी कहीं ना कहीं रियल लाइफ में हर जगह रहती ही है, ठीक है। अब एक इमेज दे रखी है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग शास्त्र टू ब्रिटेनिया, 20 पीस ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रनल। रनल कौन थे? एक रॉबर्ट, एज पर रॉबर्ट क्लीव, ही वाज एज पर रॉबर्ट क्लीव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, एंथुसियास्ट सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, preparation of maps is essential process of domination. This picture here tries to suggest that Indians willingly give their ancient text to the symbol of British power as a fast scheme. बेसिकली बात ये है कि जब ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडिया को रूल करना था, तो उसके लिए इन्होंने नक्शे बनवाए। ऑब्वियसली बात है, जब आपको एक जगह पर रूल करना है तो पहले उसका आप नक्शे ही तो बनाओगे। फिर आप देखोगे ना कि जो वो एरिया है जहाँ पे हमें रूल करना है उसका एरिया कितना है, तो उसके बारे में इस फिगर में दे रखा है। तो फर्स्ट टॉपिक से हमने ये देखा कि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स नहीं है ना। हिस्ट्री में डेट्स तो ज़रूरी है। अब डेट से, टाइम पीरियड से ही तो हमें पता लगेगा ना कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। लेकिन हिस्ट्री इक्वल टू डेट्स कहना जो है वो ऑब्वियसली एक गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। It is incorrect to fix precise dates to processes at over beginning of time. People in India did not begin drinking tea. Obviously, अब देखो इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है जैसे हम चाय की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही चाय थी, चाय का इवोल्यूशन हुआ था, है ना। कि भाई चाय की पहले पत्तियाँ मिली, फिर हमने लगा कि भाई हाँ इसका तो हम चाय की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले कि ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था, तो ऐसा नहीं था कि सुबह ब्रिटिश आए और शाम को उनका रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, नहीं, धीरे धीरे इनका रूल भी एवोल्यूशन हुआ उसका भी। ये प्रोसेस होते हैं बेसिकली हिस्ट्री में, ऐसे नहीं एक दिन स्टार्टिंग हुई शाम को वो चीज़ हो गई, नहीं। तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो ये स्पैन ऑफ टाइम है, इसमें ही हम हिस्ट्री को बेसिकली पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम डेट्स क्यों देखते हैं? मतलब अब मैंने आपको बताया कि भाई हर टाइम पर अलग हिस्ट्री होती है, ठीक है। इस टाइम पे कुछ और है, इस टाइम पे कुछ और है, इस टाइम पे कुछ है, तो लेकिन हम कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स पढ़ते हैं ना। कोई सिग्निफिकेंट बैटल है या कोई बड़े बड़े इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे इंडिया कब आज़ाद हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है ना वो तो, हाँ इस दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन ये नहीं कि उसी दिन आज़ाद हो गया था, बहुत टाइम से चलता रहा है वो प्रोसेस,
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब जरा ये देखो आप, इमेज नंबर 2, advertisements help create taste. Old advertisement help us understand how markets for new products are created. ये जो 1922 की एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन टी की, सजेस्ट करती है कि रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। तो जो टी की एड है क्या दिखाती है, रॉयल्टी दिखाती है, लिप्टन्स टी, कॉफी प्रोविजन ये। ठीक है, in the background you can see outer wall of an Indian palace, while in the foreground seated on horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title of Duke of Connaught. ठीक है, नेक्स्ट विच डेट्स। अब हमने देख लिया डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड हिस्ट्री इज़ नॉट इक्वल टू डेट्स। अब कौन सी डेट्स की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे माने कि भाई कुछ डेट्स हैं जो कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब डेट्स खुद से तो इम्पोर्टेंट नहीं बन जाती। अब भाई 15 अगस्त 1947 कोई इम्पोर्टेंट डेट है नॉर्मली देखा जाए। इंडिया में तो हम चलो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया में ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। अगर आप अफ्रीका की बात करो या यूएसए की बात करो, उनके लिए तो एक नॉर्मल डेट है ना ये। तो उस डेट पे क्या ऐसा इवेंट है या उस डेट पे क्या स्टोरी है, उसकी वजह से जो है डेट आपकी एक इम्पॉर्टेंट डेट बन जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल भाई आपकी हिस्ट्री की किताबें लिखी जाती हैं। ठीक है, जब ब्रिटिश लोग अपनी हिस्ट्री की किताबें लिखेंगे तो वो ऑब्वियसली ये बताएंगे ना कि उन्होंने कैसे इंडिया पे रूल किया, कितने गवर्नर जनरल्स थे, उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनके बारे में डिटेल में बातें लिखेंगे। ये अलग अलग चैप्टर्स बनाएंगे अपने, जो कौन, ब्रिटेन के जो हिस्टोरियंस हैं वो अपने बारे में लिखेंगे। हेस्टिंग्स हैं, बेंटिक्ट हैं, डलहौजी हैं, कैनिंग है, वेलेस्ली है, लॉरेंस है, इन सब के बारे में क्या बनाएंगे वो, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बनाएंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे। लेकिन इंडिया में थोड़ी ये चीज़ होगी, इंडिया में थोड़ी सी ये चीज़ हम सेम करें। इंडिया में अपनी बात बताएंगे, डिफरेंट तरीके से बातों को बताएंगे, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री की किताबें हैं वो भी तो चैप्टर्स में डिवाइडेड है ना, कि आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल फ्लो के अंदर चैप्टर पढ़ते हो। चैप्टर 1 से लेके 5 तक अगर आप पढ़ रहे हो तो एक फ्लो बन रहा होता है इसमें, कि अगर 1 नहीं करा तो आपको 2, 3, 4, 5 इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हिस्ट्री को भी हम जो है चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, कि आपको लगे कि भाई कहानी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो डेट कब सिग्निफिकेंट बनती है, जब उससे रिलेटेड किसी जगह पे किसी टाइम के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इवेंट होता है। अभी फिगर 3 है, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773। While history books narrated the deeds of governor generals, biographies glorified them as persons. तो हिस्ट्री बुक इनको गवर्नर जनरल बताती है, इनकी बायोग्राफी उनको ग्लोरीफाई करती है, पेंटिंग्स उनको पावरफुल फिगर्स दिखाती है। तो दिस इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रख लेना फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है एंड लास्ट कौन थे, वाइसरॉय माउंटबेटन। अब मैंने तुम्हें बताया कि हिस्ट्री की किताबों को हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में हम किताबें पढ़ते हैं। जैसे अगर हमने पढ़ते हैं ना, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, मगध के बारे में और अशोका के बारे में, ये सब पढ़ते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री। मेडिवल में फिर हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुगलों के बारे में। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद का जो सीन होता है वो पढ़ते हैं। तो ये हमने क्या करा है, हिस्ट्री को हमने पीरियोडाइज कर दिया। ठीक है, कैसे करा, अब देखो, जेम्स मिल 1817 में, जेम्स मिल कौन है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल फिलोसफर है। इन्होंने 1817 में एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, एक बुक पब्लिश करी थी, या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी किताब का ये नाम है। इसके अंदर इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो मैंने आपको ये वाला डिवीजन बताया ना, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये बाद में आया था। अब हम अगर जेम्स मिल की बात करें तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड कर दिया। उस टाइम पे काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट हो गया, बट आज इसको हम नहीं फॉलो करते। ठीक है, उस टाइम पे ये चीज़ क्या बोली इन्होंने कि हिंदू पीरियड का मतलब जब हिंदू राजा है, ठीक है, मुस्लिम पीरियड का मतलब जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं। लेकिन ये पीरियडाइजेशन जो इसने करा है जेम्स मिल ने, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब हिंदू राजा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे इंडिया में हिंदू ही है सिर्फ। ठीक है, और हिंदू कैसे बोल दिया, जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर हिंदू, हमने हिंदुज़म पढ़ा कहाँ है?
बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वो चीज़ें तो पढ़ी है, मतलब सिर्फ हिंदुइज़्म थोड़ी पढ़ा है। तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग जो इसने क्लासिफिकेशन करा है, पीरियडाइजेशन करा है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। फिर मुस्लिम, जब मुगलों का वो आता है रूल, ठीक है, तो उस टाइम भी सिर्फ मुस्लिम तो नहीं थे, हिंदू जनता भी तो थी उनकी। दिस पीरियडाइजेशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो जो ये इन्होंने इसके हिसाब से पीरियडाइजेशन करा है रिलीजन के हिसाब से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी किताब में खुद को बढ़ चढ़ के दिखाया है, यूरोप को जो है उन्होंने थोड़ा सा डेवलप्ड दिखाया है, एशियन सोसाइटीज स्पेशली जो इंडिया है उसको उन्होंने थोड़ा लोअर दिखाया कि भाई लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्य लोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर ठीक है, और इन्होंने ऑब्वियसली यूरोपियन के प्लस पॉइंट बताए हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि अगर ब्रिटिश लोग इंडिया में नहीं आते तो इंडिया की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी। ये भी बताया इन्होंने कि फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। तो भाई ब्रिटिश लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखी है तो ऑब्वियसली अपनी तो तारीफ करेंगे ही, ठीक है। अब इनका पीरियडाइजेशन गलत है, क्यों है मैंने तुम्हें बता ही दिया वो चीज़ कि भाई क्यों गलत है, कि भाई रूलर्स बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखते हैं, नॉट शेयर ऑल द सेम फेथ ना, मतलब अब अगर की पूरी आपकी इंडिया भी है जिन्होंने बोल दिया कि भाई हिंदू पीरियड, तो पूरी इंडिया में हर एक रूलर हिंदू थोड़ी था। जनता तो चलो, जनता वाली बात तो हमने करी कि भाई जनता हिंदू नहीं थी, लेकिन जो पूरा का एक पूरा का पूरा इंडिया देश है उसमें यहाँ अलग रूलर है, यहाँ अलग रूलर है, यहाँ अलग, कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडिया थोड़ी था, यूनिफाइड इंडिया थोड़ी था उस टाइम पे। तो कोई रूलर बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, कोई जैनिज़्म को, कोई इस टाइप का सिस्टम था। रिलीजन के बेस पे आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो हिस्ट्री को, ठीक है। अब ये आगे कि जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई करा है किस तरह से, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न में। इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम्स है कि भाई जो ये पीरियडाइजेशन है ये हमने वेस्ट से बोरो करा है, जहाँ पे देखो क्या देखो हमने डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, उसके बाद मेडिवियल हिस्ट्री में, एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न के अंदर ही हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंक्लूड कर देते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, अब ये बेसिकली एक वेस्ट का वर्ड है, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो वेस्ट के नेशंस हैं आपके, वहाँ पे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है इनका प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो मॉडर्न वर्ड इंडिया के लिए हम यूज़ करें वो चीज़ गलत है। तो इसीलिए जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने मॉडर्न की जगह क्या वर्ड यूज़ करा है, कॉलोनियल, कॉलोनियल वर्ड यूज़ किया, ठीक है। तो मॉडर्न हमने डिवाइड तो इस तरह से कर दी इंडियन हिस्ट्री, बट क्या ये मॉडर्न टर्म इंडिया के लिए यूज़ करना सही था, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए इसकी जगह हमने यूज़ कर दिया कॉलोनियल वर्ड। सब कॉलोनियल क्या होता है ज़रा वो देख लेते हैं। देखो, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करा, लोकल नवाब तो राजा को हराया और पावर अपने हाथ में ले ली, किसने, ब्रिटिश लोगों ने। तो ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल हमारे ऊपर पॉलिटिकल तरीके से तो था ही कि भाई ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, कि हमारी इकोनॉमी पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था, ब्रिटिश लोगों का, हमारी सोसाइटी पे उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था, ठीक है। टैक्स को वो हमारे यहाँ से कलेक्ट कर देते, तो इकोनॉमिक कंट्रोल आपको दिख रहा है। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते दाम में खरीदते थे, कंट्रोल दिख रहा है। और इंडिया के अंदर वही क्रॉप्स उगाते थे जो जिनकी ज़रूरत उन्हें खुद को है, ब्रिटिशर्स को, कंट्रोल दिख रहा है। तो ये सब क्या है, जब इतना ज़्यादा कंट्रोल है उसकी वजह से क्या हुआ, अब जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर आए तभी तो हम अब आजकल हम जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस किसका है, इसी का तो इन्फ्लुएंस है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं आते तो ज़रूरी थोड़ी हम जीन्स वगैरह पहनते। तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग आए तो इतना सारा कंट्रोल उन्होंने करा, उसकी वजह से लोग भी ब्रिटिश के कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस इंडिया में भी चेंज होने लगी। तो एक कंट्री की सब्जुगेशन जब हो गई, पॉलिटिकल सेंस से भी, इकोनॉमिक सेंस से भी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक का एग्जाम्पल बता दिया, सोशल आपको दिख रहा है, ये भी ब्रिटिश के जो कल्चर है वो अपनाने लग रहे थे, कल्चरल चेंजेस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। और ब्रिटिश ने इंडिया में कॉलोनाइजेशन किया, तो इंडिया हो गई ब्रिटेन की कॉलोनी, और ब्रिटेन हो गया, ब्रिटिश हो गया क्या, ब्रिटेन क्या हो गया, कॉलोनाइजर, ठीक है। तो ये है, अब ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हमारी बुक का नाम आर पास्ट क्यों है, क्योंकि भाई हर एक जगह का पास्ट अलग होता है, बहुत सारे पास्ट होते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश लोग आए तो जो रिच लोग हैं उनको उसका अलग इम्पैक्ट हुआ, पुअर लोगों का
ब्रिटिश लोगों के आने से उनके ऊपर अलग इम्पैक्ट था, तो हर लोग की अलग हिस्ट्री है, तो हर लोगों के बहुत सारी हिस्ट्री है, तो इंडिया में बहुत सारे पास्ट हैं, तो इसीलिए आर पास्ट से जो एस जो है प्लूरल में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब ये सोर्स जो बॉक्स दे रखे होते हैं फिगर, यही पढ़ने ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं कई बार। तो देखो ये फिगर नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। अब जब क्या है नेशनल अचीव ये बताऊंगी ऊपर, पर पिक्चर देख लो कैसा दिखता है ये। ठीक है, जब न्यू दिल्ली बिल्ट हुआ था तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल अचीव जो है दे वर लोकेटेड क्लोज टू Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. इतने अच्छे से बना रखा है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, म्यूजियम की तरह है। जैसे म्यूजियम में हम मूर्ति वगैरह रखते हैं ना पुरानी, आर्चीव में हम डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, आर्चीव में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, एक ये सोर्स दे रखा है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, यानी कि जो ब्रिटेन सरकार थी, इट वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। तो रॉयल इंडियन नेवी की जो शिप है उसमें जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, म्यूटिनी कर दी। तो सैम्पल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम डिफरेंट डॉकयार्ड्स। तो जहाँ पे शिप खड़ी होती है उसको हम डॉकयार्ड्स बोलते हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी करी, तो ऑब्वियसली यहीं पे म्यूटिनी होगी। तो यहाँ से जो रिपोर्ट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स गई थी कहाँ पे, होम डिपार्टमेंट में, उसका एक सैंपल दे रखा है। तो बॉम्बे से आया था। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रॉयल नेवी रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। इतने ये दे रखा है सिंपल, मतलब ये चीज़ अभी भी हमारे पास सेव्ड है। ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ हमारे पास अभी तक रखी हुई है, तो हम इन्हें सेव करके रखते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, रिपोर्ट्स वगैरह को। ठीक है, तो अभी तक हमें देख लिया हमने कि भाई डेट्स जो हैं क्या होती हैं, इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, हिस्ट्री डेट्स के बराबर नहीं होती हैं, एंड कॉलोनी जो है वो क्या होता है, पीरियडाइजेशन जो है कैसे हिस्ट्री का हुआ है जेम्स मिल और इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा। अब देखते हैं इसे हमें पता कैसे लगा, है ना। अब जो हिस्टोरियंस है वो भी, हिस्ट्री कौन लिखता है, हिस्टोरियंस लिखते हैं। तो आज से 250 साल पहले की हिस्ट्री भाई ना तो इन हिस्टोरियंस को पता, ना उनके पापा वगैरह को पता, तो वो उन्होंने कहाँ से ये हिस्ट्री लिखी। तो उसके जो सोर्सेज हैं, बेसिकली हिस्ट्री लिखने के जो सोर्सेज हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ब्रिटिश लोग जो हैं, जो भी रिकॉर्ड होते थे, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक रूल, हर एक प्लान जो बनाते थे, वो हर एक इन्वेस्टिगेशन जो करते थे उसको वो लिखते थे, और एक बार जब लिखा गया फिर उस चीज़ को ये सेव करे रखते थे। ठीक है, मतलब हर चीज़ सेव होती थी यहाँ पे, प्रिजर्व करते थे हर एक लेटर को, हर एक डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, मान लो कोई पुलिस स्टेशन है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ में एक रिकॉर्ड रूम होता था। उस रिकॉर्ड रूम के अंदर इस एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट के सारे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स वगैरह रखते थे। ठीक है, विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट के ऑफिस हो, लो कोर्ट्स हो, सबके अंदर एक ना एक रिकॉर्ड रूम था ही। अपार्ट फ्रॉम दीज रिकॉर्ड रूम्स, आर्चीव्स थे, आर्चाइव्स थे एंड म्यूजियम्स थे, जहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करते थे या प्रिजर्व करते थे या सेव करते थे। लेटर्स हो गए, मेमोज हो गए, इनको भी सेव करा जाता था। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्या होता है, 1801 से 1900। तो दीज डॉक्यूमेंट, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, दे वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ। तो कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो 19th सेंचुरी में इन सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से दोबारा से लिखा गया, कॉपी करा गया इन रिपोर्ट को। फिर मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग जैसे स्प्रेड हो रही थी, तो इन रिपोर्ट्स की मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो बनने लगी, तो और भी ज़्यादा सेफ तरीके, मतलब अगर मान लो एक कॉपी खो गई तो दूसरी तीसरी है, क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो बढ़ गया था, ये चीज़। अपार्ट फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स, जो म्यूजियम में है, रिकॉर्ड रूम्स में है या आर्चीव्स में है, उसके अलावा कुछ सर्वेज भी आपके होते थे। जो सर्वेज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो रहे थे। अब सर्वे करने से पहले ज़रा इस पेज पे 2 पिक्चर दे रखी है, वो देख लेते हैं। तो पहली, कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s। तो बोटानिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स, नेचुरल बोटानिकल गार्डन्स भी होते हैं ना, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह, सीड्स वगैरह सेव होते हैं। एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इन्फॉर्मेशंस। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दी स्पेसिमेंस, हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे। तो ठीक है, समझ में आया ये चीज़ क्या है भाई, इसको ड्रॉ करा गया है। हम जब जू में जाते हैं तो जू में भी तो ऐसा होता है ना कि भाई यहाँ पर कोई एनिमल है तो उसके एक बोर्ड लगा होता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो सिमिलरली ये ड्रॉ करा गया है, इसके बारे में डिटेल्स जो हैं बताई जाती हैं, उसे बोटानिकल गार्डन वगैरह बोलते हैं। ठीक है,
फिर मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस बंगाल में हो रहे थे। जेम्स प्रिंसिप की ड्राइंग है 1832। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे सर्वे में यूज़ करें, देखो ये सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रखे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं इस एरिया का बेसिकली। तो सर्वे कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, हम वो देख सकते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश लोग थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश लोगों का हमारे यहाँ पर रूल चल रहा था, तो सर्वे की प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन थी। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो कंट्री है अगर उसको प्रॉपरली गवर्न करना है तो पहले आपको उसको पता होना चाहिए कि उसकी मतलब कितना उसके अंदर एरिया है, उसको प्रॉपर पता होना चाहिए उस एरिया के बारे में जिस पे आप गवर्न करना चाहते हो, रूल करना चाहते हो। तो अर्ली 19th सेंचुरी जो है डिटेल्ड सर्वेज जो है हो रहे थे पूरे के पूरे देश में। विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेज हो रहे थे। टोपोग्राफी इंडिया की समझने के लिए, इंडिया में सॉइल क्वालिटी कैसी है, जो लोग हैं उनका नेचर कैसा है, लोकल हिस्ट्रीज कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ कैसा है, इंडिया का फ्लोरा फोना कैसा है, ये सब क्यों करा जा रहा था। इतनी डिटेल में जो सर्वे करे जा रहे थे इसलिए करे जा रहे थे बिकॉज इनको क्या करना था, इंडिया को रूल करना था, एडमिनिस्टर करना था इस रीजन को। तो ऑब्वियसली इस रीजन के बारे में तो पता होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये करा। फिर 19th सेंचुरी के एंड से सेंसस ऑपरेशन स्टार्ट हुए। सेंसस ऑपरेशन यानी कि पॉपुलेशन को काउंट करना, जनगणना करना। तो हर 10 साल में आज भी होता है। चलो मेरे को कमेंट बता दो कि पहला सेंसस कब हुआ था इंडिया में, ठीक है। बोटानिकल सर्वेज हो गए, जूलॉजिकल सर्वेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हो गए, फॉरेस्ट सर्वेज हो गए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, ये सब जो है ये लोग करवाते थे, ठीक है। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, बट ऐसा नहीं है सब कुछ ही पता लगती है। ये रिपोर्ट्स किसने लिखी हैं, ब्रिटिश लोगों ने लिखी हैं। तो हमें सिर्फ ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश लोग जो है, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनका ही पर्सपेक्टिव पता लगता है इन रिपोर्ट से। अब जो रिपोर्ट लिख रहा है वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट को लिखेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें सिर्फ उनका ही पर्सपेक्टिव इससे पता लग रहा है, ठीक है। हमारे लोगों की क्या सोच थी वो हमें नहीं पता लग रही इस चीज़ से, ठीक है। अब देखो ज़रा ये पिक्चर दे रखी है, रिबल ऑफ 1857। आप सबको पता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 कितना फेमस रिवॉल्ट है इंडियन हिस्ट्री का। तो इमेजेस केयरफुली स्टडीड एज ए प्रोजेक्ट ऑब्वियसली। अब भाई ये इमेज उसने दिखा तो दी रिबल्स ऑफ 1857 की, बट इसे हमें केयरफुली देखना पड़ेगा क्योंकि जिसने बनाई है ये उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने ये पिक्चर बनाई है, ठीक है। जो ब्रिटिश लोगों ने जो किताबें प्रोड्यूस करी हैं इस रिवॉल्ट के बाद उसमें भी आपको ये पिक्चर मिलेगी इसका, और इसका जो कैप्शन है इसका वो लिखा होता है म्यूटिनियस सिपॉइज शेयर द लूट। इसका मतलब क्या है कि जो भाई सिपॉइज हैं जिन्होंने रिवॉल्ट किया था वो एरियाज को लूट रहे हैं और उस पैसे को, रिसोर्सेज को आपस में बांट रहे हैं, यानी कि रेबल्स को उन्होंने ग्रीडी दिखाया है, चालाक दिखाया है। पढ़ेंगे चैप्टर 5 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिटेल में। अब ज़रूरी थोड़ी है सिचुएशन ये हो, क्या पता इन्होंने इंडिया के सोल्जर्स को नीचा दिखाने के लिए इमेज बनाई है, कुछ भी हो सकता है। अब एक सोर्स 2 जो ये बॉक्सेस होते हैं ये पढ़ लो ज़रा। तो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स और मूवमेंट्स। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। एक रिपोर्ट है पुलिस स्ट्राइक 1946 में, एक पुलिस स्ट्राइक हुई थी, उसकी एक रिपोर्ट दे रखी है कि भाई इतने पुलिसमैन जो हैं दिल्ली में उन्होंने मना कर दी कि हम खाना नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी सैलरीज लो थी और जो खाना उन्हें मिलता था उसकी बैड क्वालिटी थी, ठीक है। जैसे जैसे न्यूज़ बाकी पुलिस स्टेशन में स्प्रेड हुई तो मैन उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम भी खाना नहीं ले रहे। एक ने एक 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 जो वहाँ पे स्ट्राइकर था, जो स्ट्राइक कर रहा था, उसने बोला कि जो फूड सप्लाई होते हैं ना हमसे पुलिस लाइन किचन से वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इवन जो कैटल है दे वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। ये 1946 में जो पुलिस लाइन में रिवॉल्ट हुआ था उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक है। ओके, अब रिपोर्ट से वापस आ जाते हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उससे वापस आते हैं। अब रिकॉर्ड्स जो है अभी बताया मैंने ब्रिटेन के लोगों का पर्सपेक्टिव बताते हैं, हमारे जो लोग हैं वो क्या, दूसरे बाकी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता लगता है, ठीक है। फॉर दैट हमें कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और भी चीज़ें हमें मिलती है इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा, लोगों की डायरीज, जो पर्सनल डायरी लोग लिखते थे, पिलग्रिम्स का अकाउंट जो लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है, एज अ ट्रैवलर की तरह जो इंडिया को घूमने आते थे। और पिलग्रिम्स यानी कि जो रिलीजियस यात्रा पे आते थे, ऑटोबायोग्राफीज कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, पॉपुलर बुकलेट जो लोकल बाजार में बिकती थी, इनसे हमें इंडियंस का पर्सपेक्टिव पता लगता है, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हो रही थी इस टाइम पे तो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे, इश्यूज़ पब्लिश हो रहे थे, जो दिक्कतें लोगों को थी ब्रिटेन सरकार से वो पब्लिश हो रहा था, तो वो हमें पढ़ के पता लगता है कि भाई क्या फीलिंग्स थी उनकी, ठीक है। इवन पोएट्स और नॉवलिस्ट अपने आइडियाज़ को लिखते थे तो उससे भी हमें इंडियंस की जो है फीलिंग्स कहीं ना कहीं से पता लगी ही जाती है। तो ये सारे सोर्सेस ऑब्वियसली कौन प्रोड्यूस करेगा, लिटरेट
अब जो लोग ट्राइबल पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, वर्कर्स हैं, जिनको बेसिकली लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें पता नहीं लगता। ठीक है, तो चैप्टर में हमने ये पढ़ा है हाउ, व्हेन एंड वेयर, डेट के बारे में देखा है, इवेंट्स के बारे में देखा है, ये सब हमने देखा है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ट्रू। ब्रिटेन को हम क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट पीपल ऑफ कंट्री थिंक, ऑब्वियसली फॉल्स। दे थॉट दैट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू। प्रॉब्लम विद पीरियडाइजेशन, बताया था मैंने क्या प्रॉब्लम है। वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व, ये भी बताया था। इंफॉर्मेशन ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो है अलग होती है फ्रॉम द रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में कुछ और लोकल चीज़ें छपती हैं, पुलिस रिपोर्ट्स जो है उसके अंदर कुछ और चीज़ें छपती हैं, ऑब्वियसली पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।